दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल परीक्षा जॉब अपडेट में। लेकिन हम यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चंस की जो सीरीज़ कंटिन्यू रखी है, 1000 इंटरव्यू क्वेश्चन का आपका वादा किया है, वो इंटरव्यू क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। और प्रैक्टिकल नॉलेज आपको हमारे चैनल सिविल साइट विजिट पे ही मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक? बेसिक क्वेश्चन है, हर एक सिविल इंजीनियर को पता भी होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूज़ में ये पूछा जाता है। क्योंकि बेसिक से स्टार्ट किया जाता है, फिर एडवांस आपके आंसर पे डिपेंड है, क्वेश्चन पे। क्योंकि कोई भी इंटरव्यूअर आपके जो इंटरव्यू लेगा बेसिक से स्टार्ट करेगा, क्योंकि आप डिग्री दे करके आए हो, 4 साल थियोरटिकल पढ़ा हुआ है, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। फिर धीरे धीरे जब आप आंसर देने लगोगे तो क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल पे जो होते रहते हैं। तो वैसे ही हम स्टार्ट करेंगे, छोटे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है ब्रिक की, वो कितनी होती है? फर्स्ट क्लास ब्रिक या सेकंड क्लास या फायर ब्रिक जो रहती है, अगर मैं बात करूं, देखो इसमें क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगी उसकी, हम बेरिंग कैपेसिटी लेके चलें, मतलब कंप्रेस करने की क्षमता, मतलब उस पर कितना लोड पड़ेगा कि वो ब्रेक नहीं होगी, वो लोड ट्रांसफर कर लेगी। तो सेकंड क्लास ब्रिक जो होती है वो होती है 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर बाय स्क्वायर का हम एक स्क्वायर बनाएंगे, 1 सेंटीमीटर लेने, उस पर अगर 70 kg लोड पड़ेगा वो टिकी रहेगी। लेकिन 71, 75, 76 kg पड़ेगा तो वो क्रैक आना लग पड़ेगा। फर्स्ट क्लास ब्रिक हो गई 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो फायर ब्रिक होती है, एक अच्छी फर्स्ट ए क्लास ब्रिक आप उसको बोल सकते हो, 125 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर उसकी लेंथ स्ट्रेंथ होती है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ राइज एंड ट्रेडर इन स्टेयर? राइजर और ट्रेड जो होता है उसकी आपको जो हाइट या लेंथ रखनी होती है वो कितनी रखनी होती है? देखो राइजर होता है हमारा, स्टेयर को आप इमेजिन कर सकते हो, स्टेयर को करिए, मतलब राइजर हो गया जहाँ टप्पा चढ़ने वाला हो गया, और ट्रेड हो गया हम पाँव रखते हैं। राइजर हम 150 से 200 mm रखेंगे तो सही है, और ट्रेड हम 250 से 300 mm रखेंगे तो सही है। देखो राइजर जब हम 150 रखेंगे तो ठीक रहता है, क्योंकि जब कोई घर पे बुढ़ापे ओल्ड एज में हो तो सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है अगर ज़्यादा आप रखोगे। अगला, व्हाट इज़ द यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट? कंक्रीट जो होता है उसका यूनिट वेट क्या है? देखो ये पीडीएफ्स भी आपको मिल जाएंगी क्वेश्चंस, और आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगी, लेकिन वहाँ अगर आपको कोई डाउट होता है वो क्लियर करने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे मैं जो भी बताऊँगा वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बताऊँगा, प्रैक्टिकल वे से बताऊँगा, तो ईजिली आप समझ जाओगे। बस आपको थोड़ा टाइम देना होता है, बैठ के सुनते रहना है, कुछ नहीं है। और अगर हम बात करें यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट क्या हो गया, IS कोड 456/2000 कहता है कि जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है, मतलब जिसमें कोई स्टील नहीं है, सिंपल एग्रीगेट सैंड सीमेंट और पानी मिलके जो बने, उसका होता है 24 किलो न्यूटन पर m3। अब कोई मेरे को पूछेगा कि ये कहाँ काम आएगा, तो ये काम आपका एस्टिमेशन में आता है, लोड कैलकुलेशन में आता है, बिल्डिंग में, हर जगह ये काम आता ही आता है आपका। तो अभी मैं बात करता हूँ जो रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट हो गया, जिसमें हमारा RCC बोलो आप, जिसमें स्टील भी हमारा रहेगा, उसको हम लेके चलते हैं 25 किलो न्यूटन पर m3। ठीक है। सोइल एनालिसिस क्या होता है? कोई आपको क्वेश्चन पूछे व्हाट इज सोइल एनालिसिस, तो सोइल एनालिसिस हो गया हमारा कि जो सोइल है उसको डिटरमाइन किया जाता है, उसमें कितने न्यूट्रिशनल है या एलिमेंट कंपोजिशन है सॉइल में, उसमें नाइट्रोजन कितनी है, पोटेशियम कितनी है, फॉस्फोरस कितने, और भी देखो क्या चीज़ होती है। सॉइल एनालिसिस में पूरा आ गया। अगर कंस्ट्रक्शन की भाषा में हम बोले, उसको एनालाइज किया जाता है, उसकी बेरिंग कैपेसिटी भी उसमें देखी जाती है, कौन सी सॉइल है, ये सब चीज़ें की जाती हैं। जब कोई भी स्ट्रक्चर या फाउंडेशन डिज़ाइन करनी है तो उससे पहले ये सब चीज़ें ली जाती हैं, तो सॉइल के हिसाब से फाउंडेशन वगैरह डिज़ाइन की जाती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वर्ल्ड टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर? तो जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर है वो बुर्ज दुबई है, बुर्ज खलीफा है। उसकी अप्रॉक्स 830 मीटर वो ऊंचाई है उसकी, और वो मैन मेड स्ट्रक्चर है। अगला क्वेश्चन है, कंक्रीटिंग प्रोसेस जो किए जाते हैं उसमें क्या क्या स्टेप लिए जाते हैं? बैचिंग होती है, मिक्सिंग होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, प्लेसिंग होती है, और कॉम्पैक्टिंग होती है। अभी हम बैचिंग की बात करें, बैचिंग में क्या हो गया? बैचिंग में होता है जो हमारा नॉमिनल मिक्स है या डिज़ाइन मिक्स है, मैं आगे बताने वाला हूँ। अगला ही क्वेश्चन वही है। तो देखो दोनों में से जो भी डिसाइड कर लिया है M20 कंक्रीट हमें करना है, तो उसका मेंशन होगा, सैंड इतनी डलेगी, एग्रीगेट इतना डलेगा, सीमेंट जो एडमिक्सचर, रिटार्डर, जो भी चीज़ें हैं उसमें मिक्स डलेंगी, उसको उसी वेट के हिसाब से डाला जाता है या वॉल्यूम के हिसाब से डाला जाता है। उसके बाद उसकी मिक्सिंग की जाती है। मिक्सिंग क्यों होती है? अगर देखो मिक्सर में मिनिमम 2 मिनट तो उसको मिक्सिंग की जाती है,
उसके बाद 2 मिनट मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, जो हम जो टीएम के थ्रू कंक्रीट बेचते हैं, क्योंकि बाकी मिक्सिंग टीएम के अंदर होती है, ये मैं पंप के थ्रू बोल रहा हूँ। बाकी फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन टीएम के थ्रू की जाती है, ट्रांजिट मिक्सचर के थ्रू, फिर उसको प्लेसिंग किया जाता है, शूट जो होती है वो यूज़ की जाती है, या बूम प्लेसर या मैन्युअली किया जाता है। उसके बाद उसकी कंपैक्शन की जाती है वाइब्रेटर की हेल्प से। तो ये प्रोसेस रहता है किसमें, कंक्रीटिंग में। अगला जो नॉमिनल मिक्स होता है, मिक्स प्रोपोर्शन डिफरेंट ग्रेड्स के लिए, वो क्या होता है पहले मैं आपको क्लियर कर दूं। नॉमिनल मिक्स और डिज़ाइन मिक्स में काफ़ी डिफरेंस होता है, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। इसको मैंने जो सिविल साइट विजिट चैनल है उस पर समझाया अच्छे से प्रैक्टिकली। अगर यहाँ हम बात करें एक बेसिक में बताऊँ आपको, तो जो नॉमिनल मिक्स होता है वो हो गया हमारा, जो हमें IS कोड पे मेंशन है कि आपको M5, M7.5, M15 या M20 ग्रेड जो है, इससे मतलब यही नॉमिनल मिक्स में यही ग्रेड्स आते हैं जो IS कोड पे मेंशन भी होते हैं, बाकी भी होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो इसी हिसाब से आपको क्या करना होता है, वहाँ मिक्स करना, कंक्रीट बनाना होता है। उसके बाद जो डिज़ाइन मिक्स होता है उसमें अलग चीज़ें होती है, उसमें मेंशन किया जाता है पूरा कंक्रीट कितना सीमेंट डालेगा, वो डिज़ाइन किया जाता है स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो उसमें हमारा सीमेंट भी कम जाता है, काफ़ी चीज़ें उसमें, वो हमें सस्ता पड़ता है एज़ कम्पेयर टू नॉमिनल मिक्स। नॉमिनल मिक्स क्या होता है, पहले ही मेंशन होता है, उसमें प्रॉपर्टीज़ मटेरियल की कोई देखी नहीं जाती, वो पहले से होगा, आपको सिर्फ मिक्स कर देना। अगला क्वेश्चन है डक्टिलिटी क्या होती है। देखो जो ये फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे वो हम जहाँ जो BM के क्वेश्चन आएंगे वो अलग से करेंगे, मैं प्रैक्टिकली अभी आपको बताने वाला हूँ। तो डक्टिलिटी होती है जो टेंसाइल स्ट्रेंथ में, डक्टाइल मतलब एक ब्रिटल चीज़ होती है, क्या होगी जैसे ग्लास आपका वो टूट जाएगा एकदम से। डक्टिलिटी होगी थोड़ा बेंड होकर, मतलब टेंसाइल स्ट्रेस उस पर पड़ेगा, मतलब खिंचाव आएगा, उसके बाद वो ब्रेकेज होगा। अगला है हाउ डू यू फाइंड द वेट ऑफ स्टील बार यूज्ड इन रिइंफोर्समेंट, कैसे आप करते हो, तो काम कैसे करते हैं, उसका फार्मूला रहता है D² डिवाइड बाय 162.2। ये फार्मूला उसका रहता है। D हो गया हमारा जिस भी डाया का, 10 डाया का ये सरिया हम यूज़ कर रहे हैं, तो 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय 162, 1 मीटर लेंथ के सरिये की हमें क्या होगा, वेट हमें पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 1 वे एंड 2 वे स्लैब, तो क्या डिफरेंस होता है। अगर 1 वे स्लैब है उसका लोड एक ही तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब उसके एक, अगर मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ, फिर जो टेक्निकल सामने है वो दिखा देता हूँ। तो 2 तरफ बीम होता है, वहाँ हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन 2 वे स्लैब क्या होती है, चारों तरफ उसके बीम है लगा लो, चारों तरफ लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, चारों तरफ क्रैंक बार जो होते हैं वो डाले जाते हैं, और 1 वे में 2 तरफ क्रैंक बार होते हैं। ये प्रैक्टिकली सिविल साइट विजिट पे आपको अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं ऐसे हम सिंपल भाषा में समझिए, 1 वे स्लैब हो गई लॉन्गर स्पैन डिवाइड बाय शॉर्टर स्पैन, अगर 2 से बड़ा होता है तो वो 1 वे हो गया, अगर कम या इक्वल होता है तो वो 2 वे स्लैब हो गया। फ्लैट स्लैब क्या हो गई, फ्लैट स्लैब हो गई जो स्लैब सिर्फ कॉलम पे होगी, मतलब बीम कोई नहीं होगा, डायरेक्ट स्लैब डाली कॉलम पे लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। और फ्लैट स्लैब में बीम डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बीम नहीं होते हैं, वहाँ पे स्लैब बीम या हैच बीम दोनों हो सकते हैं, तो उसे भी हम फ्लैट स्लैब बोलेंगे। फिर ये जैसे मैंने कहा था इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस, ऐसे क्वेश्चन आपको देखो समझने में, बताने में मैं बता दूंगा, लेकिन थोड़ा दिक्कत होगी अगर इसको हम प्रैक्टिकली नहीं करेंगे। देखो इंजीनियरिंग स्ट्रेस वो होता है जहाँ पे लोड को डिवाइड किया जाता है, किससे, जो इनिशियल क्रॉस एरिया होता है ना उसका, उससे डिवाइड किया जाता है स्ट्रक्चर का। और जो हमारा ट्रू स्ट्रेस होता है उसमें क्या होता है, लोड को डिवाइड किससे किया जाता है, क्रॉस एरिया से ही किया जाता है, लेकिन जो इंस्टेंट हो, ये आपको मैं अच्छे से अलग से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ स्टेयरकेस, मतलब जो स्टेयरकेस होती है उसकी स्लोप हमें कितनी रखनी चाहिए। देखो 25 डिग्री से अगर 40 डिग्री के बीच रखते हैं तो हमारी स्टेयर एक लेवल, एक मतलब सही प्रोसीजर से जा रही है, चढ़ने में उतरने में दिक्कत नहीं होगी। अगर डिग्री ज़्यादा कर दिया, एंगल ज़्यादा कर दिया, तो गिरने के चांसेस होते हैं, चढ़ने में मुश्किल होगी, तो काफ़ी दिक्कत उसमें आप बनाने में भी दिक्कत आती है। फिर है क्रैंक लेंथ स्लैब की क्या होती है, तो क्रैंक लेंथ हम कैसे निकालते हैं, 0.42 डी हो गया हमारा, क्या हो गया, स्लैब की थिकनेस। और उसको कैसे डी हम कैसे निकालना है, स्लैब की थिकनेस, नीचे का कवर, ऊपर का कवर, वो माइनस कर देना है, और 0.42 से हमें उससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमें क्रैंक बार की लेंथ मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है हनी कॉम्बिंग क्या होती है कंक्रीट में। ऐसे हनी कॉम्बिंग तो आपको पता है क्या हो गया, तो हनी कॉम्बिंग कंक्रीट में होती है जब क्या होता है, मटेरियल अच्छा नहीं यूज़ करते हैं, या हम वाइब्रेशन नहीं करते हैं, कंपैक्शन प्रॉपर से नहीं करते हैं, तो क्या होता है, जो एग्रीगेट है वो हमारा साइड पे इकट्ठा हो जाएगा, नीचे इकट्ठा हो जाएगा, वो आपको स्पेस हॉलो कैविटीज़ बन जाती हैं, और वहाँ फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं, तो वो हनी बीज की तरह दिखता है, इसलिए हनी कॉम्बिंग उसको बोला जाता है।
हनी बीज का जैसे आपने छत्ता देखा होगा वैसे ही वो कुछ देखने को लगेगा, तो इसीलिए वो हनीकॉम्ब बोला जाता है। उसको हम क्या करते हैं, प्रॉपर से फिनिशिंग उसकी करते हैं, 1:1 का सीमेंट का मोटार बनाते हैं, उसमें वाटर प्रूफिंग एजेंट डाल के किया जाता है, जहाँ शॉर्ट क्रीट जाती है, जहाँ जेट स्प्रेइंग की जाती है, ये सब चीज़ें प्रोसेस किया जाता है उसको सही से करने का। सेग्रीगेशन क्या हो गया, सेग्रीगेशन होता है जिसमें क्या होता है, मटेरियल जो हमारा होता है सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, वो अलग अलग हो जाता है। मतलब अलग अलग जैसे एक सेग्रीगेशन चांसेस होता है प्रॉपर से मिक्सिंग की, जहाँ कंक्रीट जब कर रहे हैं तो दूर से कंक्रीट को फेंका जा रहा है, शूट यूज़ की जा रही है, 1.5 मीटर दूर से अगर कंक्रीट को फेंकेंगे तो सेग्रीगेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जहाँ उसमें पानी ज़्यादा डाल दिया, ये सब चीज़ें होती हैं। और ब्लीडिंग, इसी में ब्लीडिंग में होता है। ब्लीडिंग आपने देखा जब कंक्रीट हो जाता है तो उसमें क्या होता है, ऊपर पानी पानी जम जाता है, पानी पानी दिखता है सिर्फ वो नीचे कंक्रीट, तो वो ब्लीडिंग हो गया। तो अगला ही क्वेश्चन ब्लीडिंग था। ब्लीडिंग इज़ द फॉर्म ऑफ सेग्रीगेशन। होता क्या है, देखो इसमें क्या होता है, जो प्रॉपर से मिक्सिंग नहीं होगा, पानी ज़्यादा होगा तो पानी ऊपर ऊपर रह जाता है, कंक्रीट नीचे रहता है। सिंपल भाषा में समझिए उसको। ग्राउटिंग क्या हो गया, ग्राउटिंग होता है कोई भी वॉइड्स वगैरह हैं, जैसे मैंने हनीकॉम्ब के बारे में बताया, जो उसमें वॉइड्स होते हैं उनको भी ग्राउटिंग से फिल किया जाता है। बाकी ग्राउटिंग प्रोसेस होता है कोई भी वॉइड्स हैं, मतलब नट बोल्टिंग का फिक्सिंग जो फैब्रिकेशन का काम होता है, वहाँ पर ग्राउटिंग का काफ़ी ज़्यादा काम होता है। तो ग्राउटिंग प्रॉपर से की जाती है। क्या की जाती है, इसमें एक मिक्सचर होता है, एक स्लरी ऐसी बनाई जाती है, वो जैसे पंप से प्रेशर किया जाता है या ऐसे डाली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बट इज़ द अलाउबल मॉइस्चर कंटेंट इन फाइन एग्रीगेट फॉर द कंक्रीट मिक्स। कितना होता है अलाउबल मॉइस्चर, एग्रीगेट में ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो उसको भी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो 5% से अगर ज़्यादा मॉइस्चर हुआ उसको नहीं यूज़ करना है। 1 BHA का मतलब क्या था, 1 बेडरूम 1 हॉल 1 किचन। इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है, 30 मिनट होता है, और फाइनल सेटिंग टाइम 100 और होता है, 600 मिनट होता है। ये चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए मैंने आपको थोड़ी स्पीड में बता दी। अब बिल्डिंग के कोलैप्स का रीज़न क्या होता है, देखो काफ़ी रीज़न होते हैं। मेन फाउंडेशन है, प्रॉपर से स्ट्रक्चर नहीं बना गया, नेचुरल कैलमिटीज़ कोई हो सकती है, अर्थक्वेक हो सकता है, सुनामी हो सकती है, तो ये काजेज़ मेन बिल्डिंग कोलैप्स के रहते हैं। मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ये डिपेंड किसके लेड करती है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मटीरियल, मटीरियल कितना फ्लेक्सिबल है, उधर से हमें मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लेड कर सकते हैं। अगला चीज़ है, ये भी मेरे ख्याल में आपको इस समय ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एब्सॉर्प्शन, एडब्सॉर्प्शन और सॉर्प्शन के बारे में। और क्वालिटी आप सीमेंट ऑन द साइड कैसे चेक करते हैं, डेट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक करते हैं, कलर चेक करते हैं, फ्लो टेस्ट करते हैं। ये प्रैक्टिकल नॉलेज आपको हमारे सिविल साइट विजिट चैनल पे मिल जाएगा। बाकी स्टेट कोड, बिल्डिंग कोड क्या कौन सा होता है, वो है NBC नेशनल बिल्डिंग कोड। ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको एक बार। क्यूरिंग के मेथड कौन से होते हैं, स्प्रेइंग, हम स्प्रे भी करते हैं पानी की जो पाइप से करते हैं। बेड कवरिंग, बेड हैज़न, कोई कपड़ा है उसको गीला करके डालते हैं। पाउंडिंग करते हैं छत पे, स्टीम क्यूरिंग होती है। क्यूरिंग कंपाउंड यूज़ करते हैं जिसमें कैल्शियम क्लोराइड यूज़ किया जाता है, वहाँ पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। ये प्रोसेस रहते हैं क्यूरिंग के। ये इंटरव्यू क्वेश्चन से कुछ 15 से 20 इंटरव्यू क्वेश्चन आपके लिए लेके आया था। आई होप आपको समझ आए होंगे। ये आपको अगर अच्छे से पढ़ने हैं तो हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com पे जाइए, वहाँ अप्रॉक्स 1000-2000 क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन है, जॉब्स हैं, काफ़ी कुछ है, वहाँ भी विजिट ज़रूर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस।